सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है कृष्णा कुमार। स्वागत है आपका बेरोन लर्निंग एकेडमी में। और इस सी शार्प सीखने की सीरीज में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन सी शार्प। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरी में कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स में जो पहला टाइप है आपका एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। जो आपके पहले स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। उसके बाद अपने आते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। उसके बाद आते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और उसके बाद आते हैं जंप स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली ये चार मेजर स्टेटमेंट्स होते हैं इन सी शार्प में। इन चारों स्टेटमेंट्स को अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, जिसमें यहाँ पर कुछ तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। ये बस इतना है कि जहां पर आपको ऑपरेटर और ऑपरेंड्स दोनों का कॉम्बिनेशन मिले वो आपका क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है और फिर एक ऑपरेटर लगा हुआ है इक्वल और फिर 5 लिखा है, फिर एक प्लस ऑपरेटर लगा है, फिर 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरी लाइन क्या है, अपने आप में ये एक एक्सप्रेशन है और इसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आप सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे होते हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे होते हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन या उसका कुछ इनिशियलाइजेशन वगैरह नहीं कर रहे होते हो। तो आइए हम इन दोनों का प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। और विजुअल स्टूडियो में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपके सामने कंसोल का एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, जिसमें program.cs फाइल को मैंने ओपन किया हुआ है। और program.cs फाइल के अंदर जो आपका मेथड बना हुआ है मेन मेथड, इसके अंदर मैं अपना कोड करूंगा। अच्छा, अगर अभी आपको ये कंफ्यूजन हो कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे और भी क्या फाइलें हैं, तो ये सब में अभी आप कंफ्यूज मत हो। कंसोल ये है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। और वहां पर ये program.cs एक फाइल है, उसके अंदर बस यहाँ पर ये एक क्लास बनी हुई है और उस क्लास के अंदर हम अपना कुछ कोड कर रहे होंगे। ठीक है, दैट्स इट, इतना है। तो ये आपके सामने ओपन है कंसोल ऐप। और कंसोल ऐप में यहाँ पर आप देख सकते हो program.cs एक फाइल है और program.cs फाइल के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है आपका, जिसमें आपका नेम स्पेस है, आपकी क्लास है, उसके अंदर मेन मेथड है। यहाँ पे आप कितने अपने भी मेथड्स बना सकते हैं, मेथड्स यानी कि फंक्शन, क्योंकि सब कुछ प्रोग्रामिंग में फंक्शन से ही होता है। एक क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर आप कुछ कोड लिख रहे होते हैं। आगे हम फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो मेन स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है ना, ये मेन नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपना कुछ कोड लिखेंगे और हम देखेंगे इन स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले जैसे आपका है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। इंट ए नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूं और ए में मैं स्टोर कर देता हूं, लाइक मैंने 40 + 30 ये मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन है ये आपकी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कहलाएगी, जहां पर ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को, अगर मुझे ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मैं सिंपली console.writeLine लिखूंगा, ए लिखूंगा और console.readLine लिखूंगा और ये हमारा ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट के बारे में और बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको देख करके समझ में आ जाएगा कौन सा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। उसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं आपके दूसरे स्टेटमेंट डिक्लेरेशन, जहां पे आप सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए और कॉलन लगा दिया, दैट्स इट। मैंने इस ए में कुछ ऐसे असाइन नहीं किया, ए = 5 तो ए में 5 असाइन हो गया, ऐसा कुछ मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये = 5 नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं यहीं पे ये कॉलन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए नाम का वेरिएबल बन गया, उसमें कुछ असाइन नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, जब कुछ असाइन नहीं किया गया तो उसको हम बोलते हैं सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं सिर्फ डिक्लेयर किया गया है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं ए B यहाँ पे कर दूंगा, और बनाना चाहता हूँ C कर दूंगा। तो यहाँ पे A B C 3 वेरिएबल बन गए हैं और तीनों का सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है, उनमें तीनों में कुछ असाइन नहीं किया गया है। तो इस तरह से मैंने ये 3 वेरिएबल बना लिए हैं। अगर मैं किसी दूसरे डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना चाहूँ, जैसे मैं फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाना चाहूँ, तो मैंने लिखा फ्लोट और यहाँ पे D नाम का वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे D को भी मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं की है। तो ये दोनों लाइनें आपके सामने लिखी हुई हैं, जितने भी वेरिएबल आपने बनाए हुए हैं ये सब क्या है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ इनिशियलाइज कर देता तो फिर वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं रहता। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने एक्सप्रेशन देखा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देखा। अच्छा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि वेरिएबल के साथ हो, प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी हो सकता है। आप कोई फंक्शन बना रहे हो, मान लो मैं यहाँ पे कोई फंक्शन नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ, मैं ये मेन फंक्शन के बाहर आकर के एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड और सम, ये सम नाम का फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता होगा फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो फंक्शन बेसिकली इस तरह बनता है, पब्लिक वॉइड सम फंक्शन का नाम दिया गया, पब्लिक एक कीवर्ड है। अच्छा, इस कीवर्ड के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा, अगर आपको नहीं पता
तो अभी भूल जाओ ये पब्लिक क्या है, बस ये समझ लो एक कीवर्ड है सी शार्प में। वाइड भी एक कीवर्ड है जो बताता है कि फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा या अंदर ही प्रिंट कर देगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये बताता है, ये बाद में प्रैक्टिकल आप जब देखोगे तब ये क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझो कि यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन बना है और उस फंक्शन का ये कर्ली ब्रेसेस का ओपनिंग है और कर्ली ब्रेसेस का क्लोजिंग है, और इसके बीच में जो कोड लिखूंगा उस फंक्शन का कोड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फंक्शन हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर मैं ये फंक्शन की बॉडी ओपन ही ना करूं और बॉडी को ओपन करने से पहले यहीं पे कॉलन लगा दूं, तो ये जो पूरी लाइन है ये अब यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई है, फंक्शन की बॉडी नहीं बनाई गई। तो ये भी एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ही है। अच्छा, यहाँ पे लेकिन एरर मिल रहा है आपको, आप देख सकते हैं रेड कलर का एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि सी शार्प में जब भी आप फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को इंप्लीमेंट नहीं करते, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है अब्स्ट्रक्शन का। अब वो अब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता नहीं है, तो आप अभी उसमें मत जाना, लेकिन मैं यहाँ पे बस इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। मैं उसके लिए यहाँ पे लगाऊंगा अब्स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड, अब्स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड यहाँ पे लगाऊंगा। अच्छा, अभी भी एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी फंक्शन को अब्स्ट्रक्ट बनाता हूँ, यानी कि कोई फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ, तो उसकी जो क्लास होगी, जो उसको कंटेन कर रही होगी, उसको भी मुझे अब्स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस क्लास को भी मैं अब्स्ट्रक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप, एरर चली गई है और यहाँ पर एक फंक्शन बन गया है सम नाम का, जो कि सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, उसकी बॉडी मैंने नहीं बनाई है कर्ली ब्रेसेस लगा करके। तो यहाँ पर ये भी एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ही है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ये अब्स्ट्रक्ट कीवर्ड में हटा देता हूं अभी के लिए। तो आपने ये दोनों स्टेटमेंट देख लिए, एक्सप्रेशन एंड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद है हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें आते हैं इफ, इफ इज, स्विच स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट्स इसके अंदर आते हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे होंगे इफ और इफ एल्स और स्विच के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप के बारे में, क्योंकि लूप एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। वहां पर हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, सारी चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं लूप का कॉन्सेप्ट आज टच नहीं करूंगा। आज हम पहले इन तीनों चीजों को प्रैक्टिकली अच्छे से समझ लेते हैं, ये स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो आप यहाँ पे इफ देख सकते हो, इफ स्टेटमेंट के बारे में कि ये क्या है, टू चेक सिंपल कंडीशन। किसी एक सिंपल कंडीशन को चेक करना है कि वो कंडीशन सही है या नहीं। अगर कंडीशन सही है तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट दे दो। इफ कंडीशन इज ट्रू, ट्रू एग्जीक्यूट सम कोड। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ कोड चला दो, कुछ कोड रन कर दो, कुछ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, कुछ भी हो सकता है जो आप लिखोगे, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो तब। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इस इफ कंडीशन का यूज करके। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने कोड में और मैं यहाँ पर इन लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देता हूँ और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक यूजर से उसकी एज एंटर कराते हैं और यूजर की एज अगर 18 से अबव होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको बता देंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर 18 से अबव नहीं होगी तो हम उसको बता देंगे कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो, हम सिर्फ अगर इफ कंडीशन का यूज करेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि आप एलिजिबल नहीं है। तो आप इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आइए देखते हैं कोड में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक सिर्फ लगाता हूँ इफ कंडीशन। अच्छा, जब भी आपको इफ कंडीशन यूज करना होता है तो आप लिखते हो इफ और फिर पैरेंथेसिस और फिर उसका कर्ली ब्रेसेस। तो इस पैरेंथेसिस के बीच में लिखनी होती है आपको कंडीशन और इस कर्ली ब्रेसेस में आपको लिखना होता है कोड। इस कर्ली ब्रेसेस के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे लिखना होता है कोड अपना। ये होता है अपना इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स। अच्छा, इसके बीच में कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या चेक करनी है, यूजर की जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए। तो पहले यूजर की एज एंटर तो करा लें। तो यूजर की एज एंटर कराने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि यूजर को हम कुछ दिखा सकें कि अपनी एज एंटर कर सको, कुछ प्रिंट करा सकें हम विंडो पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर इंटर योर एज, इंटर योर एज। तो अब क्या करेगा यूजर अपनी एज एंटर कर देगा। अब उसको हमें स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो हम इंट एज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए हम रीड करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, सी शार्प में कंसोल डॉट रीड लाइन, जो सिंटेक्स होता है मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में आपको बताया है। तो लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना, अगर मैं कंसोल डॉट रीड लाइन डायरेक्टली लिख दूंगा तो यहाँ पर आप देखो एरर आ रही है, क्या कि कैन नॉट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट। ये अपने आप कन्वर्ट नहीं कर सकता स्ट्रिंग को इंट में। आपको मैंने पिछली टाइपकास्टिंग की वीडियो में बताया था कि अगर कंसोल डॉट रीड लाइन से आप कुछ इनपुट लेते हो तो वो हमेशा स्ट्रिंग में लेता है, तो उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एज नाम का वेरिएबल इंट टाइप का बनाया है। क्योंकि एज तो नंबर में होती है, तो हमको इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कन्वर्ट डॉट इंट 32 और इसके अंदर हम ये कंसोल डॉट रीड लाइन रख देंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कि एज में हमारी एज स्टोर हो जाएगी जो भी यूजर एंटर करेगा। अब हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, तो हम कंडीशन लिख देते हैं एज इज ग्रेटर देन 18। आप देख रहे हो
मैंने सिर्फ एक कंडीशन लिख दी है, एज इज ग्रेटर देन 18। अगर एज 18 से बड़ी है तो हम अंदर आ जाएंगे और अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो चल जाएगा। अगर एज 18 से बड़ी नहीं हुई तो हम सीधे बाहर आएंगे और बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सिर्फ एक कंसोल डॉट रीड लाइन लगा हुआ है जो कि स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोक करके रखेगा। जैसे ही हम एक बटन प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर हम एज हमारी बड़ी है 18 से तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, क्या कि कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये हमने लाइन लिख दी। ये कब चलेगी ये लाइन? जब एज हमारी 18 से एबव होगी। यहाँ पे जब हमारा ट्रू रिजल्ट आएगा तभी हम अंदर जा पाएंगे और ये लाइन चलेगी, अदरवाइज हम यहीं से हम बाहर रहेंगे और अंदर जा ही नहीं पाएंगे और बाहर कुछ भी कोड नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा, बस कंसोल डॉट रीड लाइन एक बार चलेगा और जैसे एक बटन प्रेस कर देंगे तो वो भी फिनिश हो जाएगा और आगे फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और यूजर से एज इंटर कराते हैं और देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। एज इंटर योर एज पूछ रहा है, एज मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 23, तो यहाँ पर आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि एज 18 से एबव थी तो यहाँ पर आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एज 18 से एबव नहीं होती तो क्या होता, देखते हैं। मैं प्रोग्राम को कट करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ और मैं इस बार लिखता हूँ 13 और अब देखते हैं। अब देखो मैंने इंटर किया, कोई रिजल्ट ही नहीं आया, देख रहे हो, और फिर से इंटर किया तो प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया। यानी कि मैंने अगर एज हमारी एबव 18 है तब तो ठीक है, मैंने उसके लिए तो कोड लिखा है, लेकिन अगर एज 18 एबव के अलावा कुछ भी है तो उसके लिए मैंने कोड ही नहीं लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है एल्स की, इसलिए यहाँ पर आया हमारा दूसरा स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट, कि अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाए तब क्या करना है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए तो हमने ये लाइन लिख रखी थी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम यहीं पर, अच्छा इस कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और फिर हम दोबारा से इसी कोड को यूज करेंगे और इस बार हम इफ एल्स कंडीशन को समझेंगे। अगर कंडीशन सही है तब तो ये चले, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम यहीं पे जहां पर आपका इफ का ब्लॉक क्लोज हो रहा है उसी की जस्ट बाद बिना कोई कॉमा या सेमी कॉलन बिना कुछ लगाए हम तुरंत एल्स लिखेंगे और यहाँ पर एल्स का भी ब्लॉक ऐसे ओपन कर देंगे और उसके अंदर भी हम अपना कुछ कोड लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अगर 18 से एज कम होगी तो वो नॉट एलिजिबल है, दैट्स इट। तो अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 13 इंटर करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। आपको समझ में आ गया होगा। इफ कंडीशन क्या था, जब सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी हो और कंडीशन के ट्रू होने पर सिर्फ हमें कोई रिजल्ट देना हो तो हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन के गलत होने पर भी हमें कुछ रिजल्ट दिखाना ही हो तब हम वहां पर इफ और एल्स का यूज करेंगे और जो गलत होने पर जो रिजल्ट दिखाना है वो हम एल्स के अंदर लिखेंगे और सही होने पर जो रिजल्ट दिखाना है वो कोड हम इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो ये कोड मैंने यहाँ पर किया है। अगर ये देखो, ये एज अगर ग्रेटर देन है तो ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा है और एज अगर ग्रेटर देन नहीं है तो ये कोड मैंने एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा है। तो ये परफेक्ट चल रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई माइनस में एज इंटर कर दे, -1, -2, -3, तो एज किसी की माइनस में तो होती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, तो हम यहाँ पर एक एल्स इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं जो कि हम खुद से बना सकते हैं। देखो ऐसा कुछ स्टेटमेंट प्रीडिफाइंड होता नहीं है। एक्चुअल में जो स्टेटमेंट आपके होते हैं इफ स्टेटमेंट होता है और इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। अब उसी में आप स्टेटमेंट बनाते रहते हो। आप इसके अंदर यहाँ पर नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हो कि अगर 18 से अबव है उसके अंदर यहाँ पर नेस्टेड इफ भी लगा सकते हो। यहाँ पर भी इफ कंडीशन लगा सकते हो, इसको हम बोल देते हैं नेस्टेड इफ, कि इफ के अंदर जाकर के फिर एक इफ और लगा लो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अगर 18 से अबव है तो ठीक है, हम अंदर चले गए। यहाँ पे आप चेक कर लो कि एज जो है हमारी लेस देन 100 होनी चाहिए, कि अगर आप लेस देन 100 है तो आप इसको बताओ कि हाँ आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर लेस देन 100 है। अगर लेस देन 100 नहीं है, अगर 100 से भी एबव है तो आप बता दो कि आपकी एज इनवैलिड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर लिखोगे एल्स और यहाँ पे आप बता दोगे कि आपकी एज जो है इनवैलिड है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन को सेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इनवैलिड एज। ठीक है, इनवैलिड एज, आपकी एज जो है इनवैलिड है। अच्छा एक चीज देखो कि अगर एज जो है 18 से कम होगी तो सीधे हम नीचे आ जाएंगे और आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो सकता है कि अगर कोई माइनस में इंटर करे या कोई जीरो में इंटर करे तो भी हम उसको बता दें कि आपने इनवैलिड एज इंटर की है। तो यहाँ पर भी हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। एल्स ब्लॉक में भी हम एक नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। ठीक है, और वहां पर भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या
जो एज है आपकी, हम यहाँ पे फिर से एक इफ ब्लॉक लगा लेते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यार जो एज है वो लेस देन इक्वल 0 है क्या। ये हम चेक कर लेते हैं, क्या जो आपकी एज है क्या वो लेस देन इक्वल 0 है, क्या वो 0 या उससे कम है क्या। अगर ऐसा है तो हम बता देते हैं कि आपकी एज जो है इनवैलिड आपने एंटर की है। ये हमने बता दिया कि आपने इनवैलिड एज एंटर की है, ठीक है। अच्छा, अगर लेस देन इक्वल 0 नहीं है तो फिर हमने यहाँ पर एल्स में ये जो कोड हमने नीचे लिखा हुआ था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये वाला कोड यहाँ पर उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने इफ के अंदर भी एक इफ एल्स यूज कर लिया है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे यूज होता है। अच्छा, जो स्विच स्टेटमेंट होता है ये भी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए ही होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी एक एक्सप्रेशन के रिजल्ट को इवेल्युएट कर रहा होता है, किसी मल्टीपल केसेस से मैच कर रहा होता है या मल्टीपल कंडीशन से मैच कर रहा होता है, जिससे मैच कर जाता है वो वाला कोड चल जाता है। कैसे होता है प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं यहाँ पर यूजर से डे का नंबर एंटर करा देता हूँ। जैसे अगर मंडे है तो 1, ट्यूसडे है तो 2, अगर वेडनेसडे है तो 3, अगर थर्सडे है तो 4। इस तरह से मैं डे वाइज नंबर एंटर करा लेता हूँ यूजर से, ठीक है। अगर यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा मुझे वो वाला डे प्रिंट कराना है। ऐसा कुछ अगर कराना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.writeLine। अच्छा, मैं ये ऊपर का कोड अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपको। ये कोड मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर console.writeLine और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर डे ऑफ वीक, ठीक है। ये मैंने यूजर से एंटर करा लिया। अब इसको मुझे स्टोर भी कराना है, तो स्टोर कराने के लिए मैं सेम यही console.readline यूज कर लेता हूं जो हमने यहाँ पे यूज किया था। इस कोड को भी हम कमेंट कर देते हैं और यही console.readline हम यहाँ पे यूज करेंगे। वेरिएबल को चेंज करके हमने डे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डे आपका आ गया होगा, 1 या 2 या 3 जो भी यूजर एंटर करेगा। अच्छा, वो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है स्विच केस। तो हम स्विच लिखते हैं और टैप टैप प्रेस करते हैं तो ये स्विच केस हमारा इस तरह से बन के आ जाता है। अच्छा, ये स्विच केस का ही पूरा सिंटैक्स है, जिसमें यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो, जैसे कि 1+1 या a+b, कोई भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट कोई वेरिएबल पास कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डे नाम का वेरिएबल जो ऊपर था वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्विच केस में अलग अलग केसेस बनते हैं। पहले जैसे मैं यहाँ पे केस बनाता हूँ, लिखता हूँ केस। देखो स्विच केस में केस नाम का कीवर्ड होता है, केस। अब केस के आगे आप वो वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू इवेल्युएट होकर के आ रही है, जैसे यहाँ पे डे में 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, कुछ भी आएगा ऐसे। अगर ऐसी कोई वैल्यू जो भी यहाँ पे आ रही है तो वही वैल्यूज आप यहाँ पे लिखोगे केस 1, और केस 1 के बाद कॉलन लगा दोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ उसके नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हो वो कोड, वो लाइन ऑफ कोड जो आपको चलाना है। कि अगर यहाँ पे डे में 1 आया तो वो अगर केस 1 से मैच हो गया, यानी कि ये 1 अगर यहाँ पे आया तो ये वाले अगर 1 से मैच हो गया तो यहाँ पर जो लिखा हुआ कोड है वो चल जाएगा। इस तरह से मल्टीपल केस बनाएंगे। शायद अभी आपको समझ में ना आया हो, मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल केसेस बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक केस 2 भी बनाता हूँ, केस 2। इसी तरह हमने बनाया केस 3। इसी तरह हम बनाते हैं केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। ये हम बना दिया, इसको हम सही से कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 केस हमने बना लिया, क्योंकि हमारे पास 7 डे होते हैं, मंडे से लेकर के संडे तक हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो डे में अगर यूजर 2 एंटर कर देगा तो हमारा ये वाला केस से मैच हो जाएगा, ये चल जाएगा। डे में अगर यूजर 3 एंटर कर देगा तो ये वाला केस मैच हो जाएगा, ये वाला कोड चल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ कोड चल जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पर कोड भी लिखना है तो मैं यहाँ पे कोड भी लिखता जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.writeLine और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंडे। अगर 1 आया है इसका मतलब कि हमें मंडे प्रिंट कराना है, मंडे, ठीक है। अच्छा, जब एक केस का कोड आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको ये कीवर्ड यूज करना होता है, ब्रेक नाम का कीवर्ड आपको यूज करना होता है। अच्छा, इस कीवर्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना समझो कि ये वहीं से कोड को ब्रेक कर देगा, फिर आगे का कोड नहीं चलेगा। अगर केस 1 चल गया तो आगे के केसेस नहीं चलाना, तो हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज कर देते हैं। इसी तरह से यही सेम लाइन ऑफ कोड मैं सभी केसेस में यूज कर देता हूँ, बस यहाँ पे डे की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने चेंज कर दी हैं, सब में ब्रेक लगा है। और लास्ट में आप देख रहे हो लिखा हुआ है डिफॉल्ट,
कॉलन और फिर उसके बाद भी ब्रेक लगा हुआ है। अच्छा, डिफॉल्ट के बाद भी अगर आपको कोई कोड लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ऐसा हो सकता है कि यूजर 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी इंटर कर दे, माइनस में इंटर कर दे, 1000 इंटर कर दे, 2000 इंटर कर दे, कुछ भी इनवैलिड चीज इंटर कर दे जो डे के अंदर आएगा नहीं। डे तो 1 से लेकर के 7 तक ही हो सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर भी एक कोई लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में हम लिख देंगे कि इनवैलिड डे, कि ऐसा कोई डे नहीं है, ठीक है, इनवैलिड डे। अब ध्यान से देखना कि अगर यूजर कोई सही 1 या 2 या 3 इंटर करता है तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा पैरेंथेसिस में, और फिर वो इनमें से केसेस में से मैच करेगा जो भी आया। अगर 3 आया तो 3 से मैच हो जाएगा, 3 वाला कोड चल जाएगा। 4 आया तो 4 से मैच हो जाएगा, तो 4 वाला कोड चल जाएगा। 5 आया तो 5 से केस 5 से मैच हो जाएगा, केस 5 वाला कोड चल जाएगा। और बस वहीं जैसे ही कोई कोड चलेगा वहीं से ब्रेक हो जाएगा, तो स्विच केस वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। दैट्स इसीलिए सब में ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग ये। तो इस तरह से ये स्विच केस काम करता है। अगर इसको मैं चला करके आपको दिखाऊं, अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि इंटर डे ऑफ वीक मुझे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंटर कर देता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आ गया ट्यूसडे, क्योंकि मंडे के लिए 1 था और ट्यूसडे के लिए 2 था, तो यहाँ पर ट्यूसडे आ गया। अगर मैं इंटर प्रेस कर दूं तो हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। अच्छा, मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ और दोबारा से प्रोग्राम को रन करके मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं इंटर कर देता हूँ 10, और 10 इंटर करके जब मैं इंटर करूंगा तो क्या आएगा, इनवैलिड डे, क्योंकि 10th नंबर में कोई डे है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्विच केस वर्क करता है। बेसिकली ये काम आप इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते थे, बट वहां पे बहुत सारे इफ एल्स आपको लगाने पड़ते। आप खुद से ट्राई कर सकते हो एक बार। ये सेम टास्क जो मैंने यहाँ पे स्विच केस से किया है, आपका होमवर्क है कि आप क्या करो, उसको इफ एल्स से करो और इफ एल्स से करके देखो कि वहां पे क्या डिफिकल्टी आ रही है, कितनी बार आपको इफ एल्स लगाना पड़ रहा है, कितनी बार आपको वहां पे कंडीशन चेक करनी पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर स्विच केस में क्या हुआ कि आपने एक साथ सारे केसेस लिख दिए और जिस केस से मैच कर गया वही केस चल गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से कई बार आप स्विच केस का भी आप प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे होगे, अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में आप कई बार स्विच केस का भी यूज कर रहे होगे। सो आज के हमारे जो मेजर टॉपिक थे वो थे हमारे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लूप्स के बारे में, और फिर हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आप बने रहिए हमारी C# सीखने की सीरीज में, और आई होप आप इस सीरीज को अगर पूरा देखेंगे तो आप C# में बेस्ट बन जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।